नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की क्रूरता का जवाब संसद मांग रहा है गृह मंत्री से, लेकिन सवालों की फहरिस्त में एक सवाल और जोड़ दीजिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से एक जवाब और मांगिए। लोकसभा के पटल पर, राज्यसभा में जहां कहीं दें, जवाब ये भी दें कि क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के मां बाप को भुगतना पड़ेगा? ऐसी धमकियां आपके इकोसिस्टम के लोग दे रहे हैं। अगर आपके इकोसिस्टम के लोग हैं तब तो कोई बात नहीं है, हम लोग हार मान लेते हैं कि भाई अब ऐसे ही चलेगा। अगर आपके इकोसिस्टम के बाहर के लोग हैं तो खुलेआम घूम कैसे रहे? यह सवाल अभिजीत दीपके के घर से आया है। अभिजीत दीपके, तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे मां बाप भुगतेंगे। क्या करोगे भाई मां बाप को? मां बाप के साथ क्या करने वाले थे? कौन लोग थे जो कह रहे खुलेआम कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे मां बाप भुगतेंगे? ये बहुत बड़ा खुलासा है और दीपके ने खुद कैमरे के सामने बोला। और इतना ही नहीं, इस धमकी की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। 16 दिन तक अभिजीत ने अपने मां बाप को छिपाया, अपने रिश्तेदार के यहां भेज दिया, कहा जाओ वहां रहो, और 16 दिन तक छिपके रहे। इतने हिम्मत ये नहीं कहेंगे, इतने दुस्साहस गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का किसके पास है? देवेंद्र फडणवीस के पास है। देवेंद्र फडणवीस क्या पकड़ेंगे अभी? अब छोड़ दीजिए, पहले अब पकड़ोगे, चलाओगे बुलडोजर उनके घर पे? जो महाराष्ट्र का एक लड़का जिसके पीछे हमने भी बहुत सवाल किए और बहुत आलोचना किए, आज भी सवाल पूछना होगा तो आज भी हम अभिजीत से पूछेंगे सवाल, आज भी पूछेंगे। लेकिन वो लड़का इतना बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, आपके राज्य में इतनी बड़ी धमकी उसको मिली थी। गजब है हालत। लाइए भाव को, महाराष्ट्र का ही मामला है तो और भी गंभीर है। लाइए, स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए भैया, मैं हेडलाइन लाइए, खबर बता दूं, फिर सुनवा देंगे थोड़ी सी क्लिप जो है। बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो माता पिता भुगतेंगे, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके की मां का बड़ा दावा। आगे चलिए। मां के दावे के बाद उस पूरा हिस्सा उसी में है, छोटा सा हिस्सा मिल गया है जिसमें दीपके ने ये सवाल किसी ने बाद में उस कार्यक्रम के बाद पूछा तो वहां बताया। अभिजीत दीपके को मिला था भाजपा में शामिल होने का ऑफर, इनकार किया तो दी गई धमकियां, सीजेपी प्रमुख का बड़ा दावा। दरअसल ये एक मराठी चैनल को जो है के साथ कार्यक्रम में अभिजीत ने बताया, वहां पर मां ने भी बताया तो ज्यादा खुला उससे। अनीता दीपके अभिजीत की मां है, उन्होंने कहा कि इस धमकी की वजह से उन्हें छत्रपति संभाजी नगर छोड़ना पड़ा और कोंकण इलाके में एक रिश्तेदार के घर 2 हफ्ते 16 दिन वहां रहना पड़ा। अभिजीत की मां और पिता भगवान दीपके ने छत्रपति संभाजी नगर में एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत की और वहीं पे बताया। ये जो माँ बाप ने बताया मराठी चैनल को, ये अभिजीत के पहुंचने से पहले बता दिया था। ये मामला उठा अब है। अभिजीत की जो महाराष्ट्र में एंट्री हुई, परसों वापसी हुई, उससे पहले एक मराठी चैनल को कार्यक्रम में बताया था, लेकिन सब दबा रहता है यहाँ पे, इन सब खबरों को कौन करेगा। दीपके की मां ने बताया कि अभिजीत को धमकियां मिली थी, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। उसने मुझे एक वीडियो के बारे में बताया और सलाह दी कि मैं उसे न देखूं। वीडियो में उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो भाजपा में शामिल नहीं हुआ तो उसके माता पिता के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। उसके बाद अभिजीत ने मुझसे कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरता नहीं है, लेकिन उसने हमसे कहा कि चूंकि हमें ऐसी धमकियों की आदत नहीं है, इसलिए हमें घर से दूर रहना चाहिए। इसके बाद हमने घर से बाहर जाने का फैसला किया और कोंकण में एक रिश्तेदार के घर चले गए, जहां हम 16 दिन तक रहे। उसे चिंता थी क्योंकि उस समय वो हमारे साथ नहीं था और उसके पिता को लो बीपी की समस्या है। बताओ, लो बीपी की समस्या है। ये सवाल अभिजीत का, आप क्लिप जो हम चलाएंगे अभिजीत का, वो मराठी चैनल वाला तो नहीं है, ये हिंदी में चला देंगे।
ये सवाल अभिजीत से अभी पूछ लिया पत्रकार ने कि बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था क्या। पत्रकार ने ये नहीं पूछा, हालांकि पत्रकार को भी इतनी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आपको धमकी मिली थी क्या, गन पॉइंट पर आपको बीजेपी में शामिल करवाया जाता था। उसने पूछा कि आपको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था क्या। इतने खबर के बाद अगर ये कोई पत्रकार पूछता है तो पत्रकार तो कतई नहीं है। चलिए खैर, पूछा, क्लिप सुनाइए, लिया भैया सुनो। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जिंजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा। किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई प्रोटेस्ट। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी है चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। संस्कृति खराब कर रहे। कौन सी संस्कृति रामदेव? वो मधु किशोर ने बताया था वो, या कपिल मिश्रा ने बताया था वो, या सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था वो? वही संस्कृति पसंद है? अरे रामदेव, बहुत सही कहा। अपना प्रोडक्ट पहले सुधार लो, संस्कृति सुधारने चले हो। संस्कृति वगैरह ये शब्द लाला रामदेव के मुंह से अच्छा नहीं लगता। भगवा पहन के जो झूठ बोलता हो, भगवा पहन के जो मार्केटिंग करता हो, उसके साथ संस्कृति दो बार सुप्रीम कोर्ट में जिसने माफी मांगी हो इस देश में, हाँ, सावरकर के बाद ये दूसरा माफी वीर है। और पूरे देश के स्वास्थ्य के साथ पतंजलि के प्रोडक्ट स्वास्थ्य खराब करने का काम करते हैं, फेल हो रहे प्रोडक्ट। उससे ज्यादा सैंपल फेल किसी के नहीं हुए हैं देश में। वो तो मीडिया में उसका प्रचार तंत्र है, एडवर्टीजमेंट का पैसा, इसलिए चलती नहीं खबरें। पैसा चलता है इसलिए कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं है, रामदेव बाबा के खिलाफ। रामदेव एक फ्रॉड है। एक पेपर टाइगर है, चैनलों ने उसको जन्म दिया क्योंकि चैनलों को पैसा देता है। तो और हर बात में बोलना, सरकार के लिए हर जगह बोलना, ये इसका धर्म सिद्ध, मतलब ये इसकी दुकान है। ये सीजेपी पे भी क्या बोलने की जरूरत है? तुम क्या जानते हो जिंजी के बारे में? जबरदस्ती वो उनका आंदोलन कर रहे, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बेच रहा है तो उधर ध्यान देना है ज्यादा। ये सारी दुनिया को आयुर्वेद करता है। और वो गोपाल कृष्ण कौन है उनके यहाँ? वो उसका बालकृष्ण, हाँ, बालकृष्ण, ये एम्स में एडमिट होता है। एम्स में एडमिट होता है, वो एम्स में एडमिट होता है। ये दुनिया भर में, वो कुमार विश्वास सही कहता है, लाखों साल पुराना हिमालय का नमक, एक्सपायरी डेट 6 महीने। तो क्या मतलब, गजब का। और हर बात में बोलना है उसको, आना नहीं आना कुछ नहीं। अरे तू योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा सिखा, काम खत्म करना अपना। वो देश की राजनीति में बोलेगा, बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें बोलेगा, किसने क्या करना चाहिए वो यही बोलेगा। तो यूएसपी है मोदी के सिस्टम का, यही यूएसपी है। लेकिन ये दीपके वाला मसला गंभीर है भाऊ। आप महाराष्ट्र में बताइए ऐसा 52 कोई ने स्टेटमेंट दिया कि भाई आप बताओ किसने बोला।
क्या करेंगे बता के? उसने नाम भी बताए तो आप क्या कहोगे? झूठ बोलता है। क्या हुआ जब अनिल देशमुख के यहाँ प्रपोजल लेके गया था कि आप एक एफिडेविट बना के दीजिए, एफिडेविट लेके गया था वो लड़का। वो आज के डेट में सबसे पावरफुल आदमी है जो एफिडेविट लेके गया था। सारे मंत्री थर्राते हैं उनको कैबिनेट, महाराष्ट्र कैबिनेट में, क्योंकि वो खास नरेंद्र अपने देवेंद्र फडणवीस का ब्लू एंड बॉय है। बाकी क्या उसका यूएसपी क्या सेवा करता है वो बाकी देवेंद्र फडणवीस जाने, वो जाने। बहुत चर्चाएं हैं मार्केट में, लेकिन उसने तो नाम लेके बोला, ये आया था मेरे पास एफिडेविट लेके, जिस एफिडेविट में था कि 100 करोड़ रुपए मुझे शरद पवार, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, अपना ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए इकट्ठा करने के लिए बोले गए थे। फिर उसको ये बोला गया कि भाई चलो शरद पवार, अजित पवार छोड़ दो, आप सिर्फ देवेंद्र, दूसरा एफिडेविट ये लेके गए थे देवेंद्र फडणवीस, अपना आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ही नाम ले लो। वो बोले मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, और फिर जेल गए। ये पहली बार हुआ है क्या? पूरी शिवसेना टूटी कैसे? इन्हीं धमकियों से टूटी। दीप का क्या लुटाओगे तुम उसके माँ बाप को ही तकलीफ दे सकते हो तो उसने छुपा दिया। धमकी तो महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री धमकी देता है भाई सदन से, जब वो मलबा गिरा और पूरा वो जो मिसिंग लिंक जो पूरा प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ रुपए का सवालों में आ गया, तब क्या बोला था? सदन के पटल से बोला था कि लाखों झूठ मरे होंगे तब ये सोशल मीडिया वाले पैदा होंगे। ये 2% के महाराष्ट्र को बदनाम न करे, नहीं तो मैं देख लूंगा। अरे कौन सा महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है? तेरा मुख्यमंत्री होना ही महाराष्ट्र की बदनामी है, जो राजनीतिक रात को 12 बजे हुड पहन के जाता है, पार्टियां तोड़ता है और अपने आप को लोकप्रिय कहता है, देवा भव कहता है। एक बार जो बोलता है उस पर कभी नहीं टिकता, हमेशा झूठ ही बोलता है। लाखों सोशल मीडिया पर लाखों झूठे मरे तो बोले ये पैदा हो गए होंगे, और ये करोड़ों मरे तो एक देवेंद्र फडणवीस पैदा हुआ। फिर धमकी देता है पटल से, मैं देख लूंगा। मतलब 17,000 करोड़ के ऊपर किसको ठेका दिया तुमने? उस कंपनी को ठेका दिया जिसने 50 करोड़ के चंदा दिया पार्टी को। और ये ज्ञान देते हैं धमकी वाले। बावनकुळे ने कहा कि नाम देना चाहिए धमकी वालों को। क्या नाम दो? बावनकुळे 6 ट्रक गिनवा रहा था पत्थरों की उस दिन। ये 6 ट्रक कौन लेके आया? एक ही ट्रक आया, नाम उसे चाहिए। एक ही ट्रक था। और आशीष जी आपको मालूम है उस ट्रक की असलियत क्या है? हाँ, कल तो उस पर हमने कार्यक्रम किया। वो दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को एक एक्सीडेंट में वो ट्रक पकड़ा था। और दिल्ली पुलिस के वो प्रॉपर्टी था, केस प्रॉपर्टी था वो। तो बावनकुळे तो इसी से सबसे संदिग्ध हो गया, जो हाँ? व्यक्ति झूठ को देश में बेच रहा है। 4 ट्रक बोला, एक ट्रक था और एक ट्रक भी दिल्ली पुलिस का था। वो कंफर्म हो गया, रिकॉर्ड पे कंफर्म हो गया कि दिल्ली पुलिस ने जब्त किया हुआ दिल्ली पुलिस के प्रीमाइसेस वाला ट्रक उधर कैसा गया पत्थरों से लद के। और कौन से थाने पे? इधर ही इसी थाने पे था, पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने पे। उतने अब नहीं। बावनकुळे पूरा नाम लो। अरे भाई साहब क्या नाम ले आप लोगों के सामने? आपसे झूठे कोई नहीं है। नाम देने के बाद बोलेंगे उसको वो तो पार्टी का सदस्य है ही नहीं हमारे। ये जब चाहे तब डिसोन कर देते, जब चाहे तब अपने अंदर कर लेते। यही से ये डिसोन करते रहे, तभी तो भाजपाइयों के बच्चे उन्हें डिसोन करना शुरू कर दिए हैं। हाँ करना। डिसोन करेंगे। बस आप उनको मालूम है कि हमारे पिता कभी भी डिसोन कर देते, या ये भी डिसोन किए के पार्टी से, तो वो अपनी आइडेंटिटी करके अपने भरोसे है, सेल्फ सफिशिएंट, अपने बलबूते पे।
लेकिन ये बड़ी खबर है, इस पे हमने इसलिए कहा कि कार्यक्रम जरूर, नहीं, भले ये छोटा बहुत ही चिंता का इंफॉर्मेशन विषय, देश तक ये जाना चिंता चाहिए। का विषय, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये अभिजीत दीप के मराठवाड़ा से हैं आशीष, हाँ। और मराठवाड़ा में आंदोलन जबरदस्त होते हैं। उसी मराठवाड़ा से जरांगे का आंदोलन भी निकला, और हाँ, उसी मराठवाड़ा से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का आंदोलन ऐतिहासिक महाराष्ट्र ने देखा। दीप के जिस दिन नाम ले लेगा ना, किसने किसने धमकियां दी, उस दिन वो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, उन लोगों को टूट पड़ेंगे लोग। वो बचा रहा है उनको इनडायरेक्टली, नाम न लेते हुए। लेकिन ये किसी ने हालत कहा कि गजब मैंने है। किसी का वक्तव्य सुना, अरे बोले कांग्रेसियों ने धमकी दी होगी बीजेपी के नाम से। अरे ये तुम्हारे काम है भाई, पुलिस के ड्रेस पहन के अपने स्वयंसेवक भेजते हो डंडे मारने के लिए, ये फ्रॉड तुम करते हो। उस दिन हवाई चप्पल पे भी कांग्रेसी ही थे क्या? हेलमेट पहन के हवाई चप्पल में लाठी लेके कांग्रेसी थे। तो तुम लोग इतने निकम्मे, इतने नकारे हो, कुर्सी छोड़ो भाई, कांग्रेसियों को रहने तो कम से कम जो होगा असली दिखेंगे वो। जब तुम्हारे भी सिस्टम में वही काम कर रहे हैं, वही लाठी लेकर के घूम रहे हैं, वही पैलेट गन चला रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, तब तो अगर कांग्रेसी धमका रहा है बीजेपी के नाम पे, तब तो और गंभीर है, तब तो और गंभीर है। गजब है। खैर चलिए, खबर कुल मिला के इतनी थी। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात सिर्फ नाम दीप के नहीं है। कल को कोई भी इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहेगा तो पहले अपने माँ बाप को सुरक्षित करे, वो सेफ हाउस में पहुंचावे। ये बड़ी चिंता की बात। भाजपा पर उंगली उठावे तो पहले सेफ हाउस ले जाए। ये इस स्तर किस पर, हाँ। कितने निचले स्तर पे उतर सकते हैं, ये इसका एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण है। इनकी नीचता का एक और नमूना। हमें इजाजत दीजिए क्योंकि और भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम छोटा था तो बस हो गया, इसमें जितना था। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।